Student life में there are a lot of questions, especially in the teenage. Probably उस time when you are preparing for an entrance exam. आज हमारे साथ एक special guest हैं जो एक psychologist हैं और एक educator भी since more than last 2 decades. इस session का main objective होगा to answer questions related to student life, overthinking और exam fear. So we have with us Miss Harpreet Kaur. Let us just jump into this session. You did your masters in 3 different fields. Then why did you choose to come into this specific profession of teaching? Samarth, as I have already discussed this with you long back, that doing masters, one is vocation, another is avocation. एक अपने शौक के लिए किया था और एक प्रोफेशनली किया था. टीचिंग में आने की सबसे बड़ा रीज़न ही ये था कि आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग. पढ़ाना इतना पसंद है, टीचिंग करना इतना पसंद है कि इस लाइन में शौक और प्रोफेशन दोनों मर्ज होकर आए. तो दैट इज़ वाई आई चोज़ कि आई विल टीच. दैट इज़ वाई आई डिड मास्टर्स इन zoology. Then why masters in 3 different fields? I wanted to escape my marriage. My dad wanted me to get married when I came of age, around 24. So डैड ने बोला कि तुम अब शादी कर लो, और रिश्ते वगैरह आना शुरू हो गए जिसके लिए मैं रेडी नहीं थी मेंटली. तो मैंने सोचा कि अब डैड को मनाने का एक ही तरीका है कि उनको मैं ये बोलूँ कि मुझे पढ़ना है. एंड बीइंग अ डॉटर ही डिडंट वांट टू बी अ हिंड्रेंस इन बिटवीन मी एंड माय एकेडमिक्स. तो उन्होंने बोला ठीक है पढ़ो और पढ़ो. तो आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश बिकॉज आई एम मच इन टू द पोइट्री सेक्शन ऑल्सो. आई लव टू राइट पोइट्री. तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट लिटरेचर स्टफ एज वेल. सो आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश. एंड बिकॉज मास्टर्स इन इंग्लिश इज़ यूजुअली कपल्ड विद मास्टर्स इन फिलोसफी, तो आई परस्यूड दैट ऑल्सो कि चलो नॉलेज लेने में तो कोई हर्ज नहीं है. If you were in your 20s again, which profession will you choose? समर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना एक पोएम है, द रोड नॉट टेकन. जब किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि उसने आगे कहाँ जाना है और क्या करना है, तो वो नए नए रोड्स को एक्सप्लोर करता रहता है. अब इस पड़ाव में पहुंचने के बाद कोई मुझे फिर पीछे देखने को कहे कि ये कौन सा रोड है जो आपने चूज़ किया और क्या आपको ये रोड हैप्पी हो आप इस रोड को ऑप्ट करके, तो मैं यही कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी विद द रोड दैट आई हैव ऑप्टेड, नॉट बिकॉज इट इज़ डेस्टिन्ड, ओनली बिकॉज आई एम लविंग द थिंग्स दैट आई एम डूइंग. टीचिंग मेरा प्रोफेशन है. अगर 20s में जाऊँ तो मैं फिर यही ऑप्ट करूँगी. There is a huge difference in people living in Mumbai and the people who are there in Tri-City. मुंबई का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं और जो सोसाइटी है वहाँ पर बच्चों को एक चॉइस दी जाती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाती है ताकि वो चूज़ कर सकें अपने सब्जेक्ट्स, अपना करियर. बट यहाँ पर एक रिस्ट्रेंड इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स का प्रेशर है. सो हाउ डू यू डील विद दैट व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू यू, when he's pressurized for something, and you are also a psychologist, so how do you handle that? ट्रूली सेड. बहुत बड़ा डिफरेंस है मुंबई में और चंडीगढ़ में. मुंबई कॉपीज़ वेस्ट एंड द अदर सिटीज़ कॉपी मुंबई. तो ये एक ना ट्रेंड बना हुआ है कि वो उसको फॉलो कर रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है. चंडीगढ़ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा सा पीछे आ गई हूँ, क्योंकि मुंबई वाले लोग ज़रूरत से ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुके हैं. फॉरवर्ड मीन्स वो बच्चों को चॉइसेस देते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी लाइफ है. यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं. उन्हें ये दो चीज़ों की वजह से होता है. एक, या तो उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता, या उनका खुद का पास्ट ऐसा होता है कि उनके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि बच्चा वही करेगा जो उन्होंने कभी अपने लाइफ में किया है. तो उनको ओवर प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर देने के चक्कर में बच्चों के डिसीजंस में पेरेंट्स की इंटरफियरेंस रहती है, और उन्हें सोचने की आज़ादी नहीं है. सिर्फ कपड़े पहनने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, फाइनेंशियल आज़ादी, इसे आप फ्रीडम में नहीं लेते. जब आप अपने डिसीजन लेने लग जाते हो तो उसे मेंटल फ्रीडम कहते हैं, डिसिसिव फ्रीडम कहते हैं, और ये बच्चों में ज़रूरी है. मैंने ये चीज़ देखी और मुझे ये लगा कि बच्चों की काउंसलिंग से ज़्यादा
पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। यहाँ बच्चे बीमार नहीं हैं, यहाँ पेरेंट्स बीमार हैं। ऐसे केस में जब तक आप उनका फाउंडेशन ठीक नहीं करोगे, पेरेंट्स को जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, उन्हें ये नहीं बताओगे कि ये चीज़ कितना ज़रूरी है बच्चे के फ्यूचर के लिए, कि वो उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार मिलना चाहिए। और वो छोटे थे तब इनका रोल था पेरेंट्स का बीच में। बड़े होने के बाद बच्चे को भी फील होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करते हैं। यही रीज़न है कि 90% बच्चे कुछ भी ऑप्ट कर लेते हैं और फिर वो 1 साल के बाद सब्जेक्ट शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो किसे खुश कर रहे हैं, पेरेंट्स को, और फाइनली दे लैंड अप इन ट्रबल। तो आई फील कि पेरेंट्स नीड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड नॉलेज एज वेल। सो हाउ डू यू केटर टू द स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश वीक है, स्पेशली इन दिस एरिया? मुझे एक बहुत फ़नी सी बात याद आ गई। जब मुंबई से जस्ट रिसेंटली शिफ्ट हुई थी मैं, तो वहाँ पर मुंबईया लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चलती थी। जब मैं यहाँ क्लासेस में पहुँची तो वो अपुन अपुन वाली भाषा ज़्यादा निकलती थी। तो बच्चे बहुत हंसते थे कि मैम आप ऐसे टपोरी भाषा, मुन्ना भाई भाषा क्यों यूज़ कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि अब ये मुझे फ़्लॉ लगने लग गया, क्योंकि यहाँ के लोगों की हिंदी बहुत साफ़ रही उस वक्त जो मैंने सुनी। अब मेरी भी हो चुकी है, मैं अडेप्ट हो गई हूँ, लेकिन उस वक्त अपनी मुंबईया लैंग्वेज को छुपाने के चक्कर में मैंने इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया ज़्यादा। फिर कंप्लेंट आती है कि मैम आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हो। यहाँ पे जो बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझते, हिंदी भी बोलो। तो मैंने उन्हीं से ज़्यादा कम्युनिकेट करके ये सीखा कि वो कैसे हिंदी बोलते हैं और कितनी साफ़ हिंदी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने अपने टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश का एक हाइब्रिड बना दिया, जिससे कि जिसे इंग्लिश नहीं आती थी वो, क्योंकि हिंदी वाले लेक्चर को भी मेरे क्लियरली सुन रहा है, जो वीक बच्चे हैं उन्हें एटलीस्ट अटेम्प्ट करना आ जाता था कि ये जो हमने स्टेटमेंट बोली है हमने लिखना ऐसे है, लेकिन हिंदी की मदद से उन्हें टॉपिक समझ में आ जाता था। तो बिना हाइब्रिड क्लास के सिर्फ शो ऑफ लगता है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर कोई टीचर बहुत इंग्लिश बोल रहा है तो वो इंग्लिश दिखा रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है, ना कि वो कम्युनिकेट कर रहा है। डू यू नो अबाउट एआई? येस आई डू। आजकल ऑनलाइन टीचिंग में या फिर ऑफलाइन सेंटर्स में भी एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो हाउ डू यू लेवरेज एआई इन योर क्लासरूम? समर्थ, whenever there is a transition, whenever there is a change, you feel the turbulence. ये टर्बुलेंस चाहे स्काइप के टाइम पर चल रहा था, उसके बाद ये याहू वगैरह आए हमारे टाइम पर, इंटरनेट का सडनली प्रकट हो जाना हमारे समाज में टर्बुलेंस कर गया। उसके बाद लोग इतने अडेप्ट हो गए कि छोटे नोकिया के मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन्स पे स्विच हो गए। टर्बुलेंस तब भी आया था। उसके बाद जब अब एआई आ गया है, तो अब हम अपने आप को फिर पिछड़ा हुआ समझते हैं कि हम स्मार्टफोन्स वाले हैं और एआई आ गया है। एआई के बाद कुछ और आएगा। हर एक बदलाव समाज में चेंज लेकर आता है और टर्बुलेंस आता है, और ये टर्बुलेंस को सबसे ज़्यादा वो लोग झेलते हैं जो पुराने हैं। ये जो नई जनरेशन है ये इतनी जल्दी पिक करती है कि वो फिर अपने बुज़ुर्गों को और अपने बड़ों को बताती है कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। एआई का इस तरह से आ जाना हर फील्ड में हर एक का फ़ायदा कर गया, और वही लोग पीछे रह गए जिन्हें ये समझ में नहीं आया कि इसको यूज़ कैसे करें। ग्रेजुअल चेंज की अगर वेट करी जाए तो स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हम पीछे रह गए हैं। तो इन ऑर्डर टू कोप अप विद द रेस, हम टीचर्स को तेज़ होकर बच्चों के बराबर आने की ज़रूरत पड़ गई। मतलब अगर बच्चा एआई से रिलेटेड कुछ पूछता है और ये इमेजिन करता है कि अगर क्लास में मैम एक स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और एआई का यूज़ नहीं हुआ, तो बच्चे की नज़र में हम बहुत पुअर क्वालिटी टीचर हो जाते हैं। तो जब ये रेस किसी चीज़ की आती है तो बच्चों से पहले हमारा आगे दौड़ना ज़रूरी हो जाता है। हम स्मार्ट बोर्ड पर एक वीडियो के थ्रू जब बच्चों को पढ़ाते हैं किसी सर्जरी के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में या डीएनए के बारे में या बायोटेक में, जहाँ पर हम डीएनए की इंट्रोडक्शन पौधों में करवाते हैं, एनिमल्स में करवाते हैं, ह्यूमन बींग्स में करवाते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो जिस चीज़ को उन्होंने वीडियो के थ्रू समझना होता था, अब एआई की मदद से वो उस चीज़ को एक्चुअली एक्ट होता देखते हैं कि दिस इज़ हाउ सर्जरी अकर्स, दिस इज़ हाउ द डीएनए लुक्स लाइक, जहाँ पर दे एंटर इनटू अ वर्ल्ड ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ एआई। तो जिस चीज़ को हम लोग माइक्रोस्कोप से बच्चे को माइक्रोस्कोप ला के दिखाओ और समझाओ, उससे बेटर है कि एआई के थ्रू हम दिखा देते हैं कि एक्चुअली डीएनए माइक्रोस्कोप में कैसा नज़र आता है। तो एआई का बहुत बहुत एडवांटेज होता है हमारी फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा हमने किया है, मेडिकल फील्ड में भी। इसके अलावा एमसीक्यूज़, क्वेश्चन पेपर्स, सब्जेक्ट मैटर, स्टडी मैटर,
वीडियोस, ये सब में एआई ने काफ़ी हेल्प की है, जिससे कि काम काफ़ी क्विक भी हो गया और काफ़ी एक्यूरेट हो गया, जो पहले वीडियो की मदद से नहीं हो पाता था। Surroundings are getting unpredictable. Mass layoffs are happening. तो एक इंसान ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड कर सकता है? स्ट्रेस, प्रेशर और टेंशन्स, ये वर्ड्स पहले सिर्फ एडल्ट्स पर ही सूट करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो जनरेशन अब आई है, ये ऐसे टाइम पर पहुंच चुकी है जहां पर पॉपुलेशन मैनीफोल्ड हो गया है, काम कम हो गया है, ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं। जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है, आपकी थाली में 2 सब्जियां पड़ी हैं तो आपको पता है मैंने ये 2 खाना है। लेकिन अगर कोई बफे लगा दिया जाए तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो कि मैं क्या खाऊं। आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे ही फंस चुके हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं बट गोल्स नहीं है। गोल सेलेक्ट होता है तो गोल तक पहुंचने की टेंशन शुरू हो जाती है, और उस टेंशन में मेहनत कम हो जाती है क्योंकि सारा एनर्जी टेंशन से ड्रेन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को गोल पर फोकस करना चाहिए। वो टेंशन्स को लेकर फिर वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने ये सोचना है, पड़ोसियों ने ये सोचना है, पेरेंट्स ने ये सोचना है। अगर आप लोगों की सोच को लेकर बैठे रहोगे तो आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर सकते। इस ओवर थिंकिंग से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल छोटा करो, स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब ना करो, डाइट पैटर्न्स को अच्छी तरह से फॉलो करो। भूखे सोना और कम खाना और ओवर ईट करना, ये सब स्ट्रेस को ये दिखाते हैं कि पर्सन बड़ा स्ट्रेसफुल है। और गोल के ऊपर काम करना, उस तक पहुंचने को स्पीड अप करने पर, सॉल्यूशंस पे काम करना, ना कि प्रॉब्लम्स पे कि लोग क्या सोचेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, और इसी चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। तो वही रोगी है जो लोगों के बारे में सोच रहा है। इसमें से बाहर आना ज़रूरी है। म्यूज़िक सुनो, जॉगिंग करो, सैर करो और अपने आप को एडमायर करो, थैंकफुल रहो नेचर को, गॉड को, कि आप ऐसे हो और जैसे भी आप हो, आप इसी तरह तराशे गए हो, आप इसी तरह अपने आप को पॉलिश करो, ना कि आप अपने आप को एडिट करने के चक्कर में अपने नेचुरल सेल्फ को आप लूज़ मत करो। हर एक टीचर की एक इनसिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी टीचर्स की इनसिक्योरिटी होती है कि वो आउटडेटेड ना हो जाए, ऑब्सोलीट ना हो जाए। सो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी? बिल्कुल सच कहा आपने समर्थ, कि इतना जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, पुराने टीचर्स को ये डर हमेशा बना रहता है कि मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, और इस डर के साथ कई टीचर्स ने मार्केट छोड़ दी, पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि वो पिछड़े हुए और पुराने लगने लग गए थे। ब्लैक बोर्ड और चौक वाले जो टीचर्स हैं वो पूरे वाइप आउट हो चुके हैं, बावजूद इसके कि उनकी नॉलेज लेवल हमसे भी हाई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप अपनी बात को लोगों तक कैसे रखते हो। ऑब्सोलीट होने का खतरा पहले भी था, अब भी है, लेकिन ये खतरा बिल्कुल टल जाता है या कम हो जाता है जब आप अपने आप को ट्रेंडिंग में रखते हो। कैसे? जैसे जैसे चेंजेस आते हैं मार्केट में, चाहे वो बुक्स से होते हुए मैकबुक तक आ जाएं, चाहे वो मार्कर्स, चौक से होते हुए मार्कर्स, मार्कर्स से होते हुए स्टाइलर्स पर आ जाएं, तो आपने भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। बहुत रेयर चांसेस हो जाता है कि लोग आपको ऑब्जर्व ना करें, लेकिन अगर आपके ट्रेंड पुराने हैं, तरीके पुराने हैं, तो आपके नॉलेज लेवल को कोई नहीं देखेगा जब तक उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम आपके पास नहीं है। ऑब्सोलीट वो हो जाते हैं जिन्हें ये लगता है कि हम पिछड़ गए हैं, अब हम इस चीज़ को कोप अप नहीं कर सकते, पहले हम अच्छा पढ़ाते थे, लोग हमारे पास नहीं आते। तो शो ऑफ बिजनेस भी हो गया है लोगों तक। अगर आप ऐड कर सकते हो तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे हो। गूगल रिव्यूज़, वीडियोस, वीडियोस के थ्रू लोगों को पता लगता है कि आप कैसा पढ़ाते हो। तो ये एडवांटेजेस हैं। पहले क्लास में आने के बाद पता लगता था कि टीचर ऐसा पढ़ा रहा है। तो ऑब्सोलीट होने का डर आज से 4-5 साल पहले मेरे में भी था, मेरे अंदर ये चीज़ थी कि एक टाइम के बाद मैं भी वाइप आउट हो जाऊंगी। लेकिन फिर आई स्टूड अप और मैंने सोचा कि नहीं, आई वांट टू डाई टीचिंग। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फ्री होकर किसी कमरे में बैठ के ये सोच रही हूँ कि मुझे इतना कुछ पता है और अभी भी मेरी आवाज़ बुलंद है और मुझ में एनर्जी है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। तो ऑब्सोलीट होने से बचने का एक ही तरीका है कि ट्रेंडिंग में आ जाओ, लोगों तक रीच आउट करो,
जब तक आप में आवाज़ है, जैसे जैसे पैटर्न्स हैं, चौक और बोर्ड टीचिंग से लेके स्टाइलर तक का सफ़र जो है, इसको तय करते जाओ। इसके बाद भी कुछ नया आया तो मैं उसे अडेप्ट कर लूँगी, ताकि मैं बच्चों के साथ रीच आउट कर सकूँ। ये कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। देयर शुड बी conductance between me and the students. If there is any kind of insulator, the connection will stop. You teach biology. In biology, a student needs to memorize like 206 bones, 20 amino acids, and in सब के नाम और structures हमें याद करने पड़ते हैं. We need to identify and we need to memorize. For example, names. If we have a species, we need to memorize its kingdom, phylum, order, and all that stuff. So how can one memorize a lot of stuff in biology because scientific terms are used? So how do you make children memorize this stuff? समर्थ, बायो में बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म्स भी लर्न करना पड़ता है, बॉडी के पार्ट्स लर्न करने पड़ते हैं, फिर उनके साइंटिफिक नेम्स लर्न करने पड़ते हैं, मेडिसिन्स लर्न करने पड़ते हैं। तो लर्निंग करना है, देर इज़ नो ऑप्शन, यू हैव टू मेमोराइज नो मैटर वॉट। बट हाउ, कैसे? द मोर यू राइट द मोर यू रिमेंबर। ये फॉर्मूला है लर्न करने का। जिस चीज़ को आपने लर्न करना है उसे अपने हाथों से कहीं भी लिख दो। आप जिन रजिस्टर्स पे अपने हाथों से, आजकल प्रिंट आउट का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो आ गया प्रिंट आउट प्रिंट आउट प्रिंट आउट। जिस चीज़ को आपने लिखा ही नहीं, आप उसको लर्न कैसे करोगे? हमारी बॉडी बहुत मिस्टीरियस है और बड़ी मैजिकल भी है। क्या जो लोग मेमोराइज करते हैं उनका ब्रेन हमसे अलग तो नहीं है? आपको एक तरीका आना चाहिए, टैक्टिक्स आना चाहिए अपने ब्रेन में किसी चीज़ को फीड करने के लिए। और ब्रेन के पास ये ब्रिलियंट तरीका है कि जिस चीज़ को आप अपने हाथों से लिख लेते हो किसी भी लैंग्वेज में, ब्रेन उसे रिकॉर्ड कर लेता है। और एक बार ब्रेन ने रिकॉर्ड कर लिया तो वो आपके उस फाइल में पड़ा रहता है, डिलीट नहीं होता, चाहे वो अच्छी मेमोरी हो, बुरी मेमोरी हो। तो उसी तरह से मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका कि लिख लीजिए, चाहे वो बोन्स के नाम हो, कंपाउंड्स हों, स्ट्रक्चर्स हों, आइसोमर्स हों, उसको खुद बनाइए और उसको देखिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। लिखी हुई चीज़, वो भी खुद के हाथों से, कभी भी बच्चा नहीं भूलता। इसीलिए जैसे पहले बात हुई थी कि बेशक मैं इस नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाने तो लग गई हूँ, लेकिन आज भी मेरे क्लास में बच्चे 3 से 4 मोटे मोटे रजिस्टर्स क्लास में मैं उनसे बनवाती हूँ, नोट्स बनवाती हूँ। बच्चे कहते हैं कि हमें प्रिंट आउट दो, हम उसमें से पढ़ेंगे। तो माय आंसर इज़ अ बिग नो, क्योंकि मुझे पता है कि जितना बच्चे लिखते जाएंगे, इनके 3 रजिस्टर्स सेशन के एंड में रेडी हो जाएंगे और अब इन्हें मेरी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इन्हें लर्न करना आ गया, क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है। Students from your coaching score a lot. You had a case when your student had 100 percentile in biology in his NEET UG the last year. So how can a person who is watching this podcast become a topper? टॉपर बनने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्रैमिंग छोड़िए, लर्निंग पे गौर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे गौर कीजिए और उस चीज़ को रिटेन करने के लिए कीप रिवाइजिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जिस तरह से मोबाइल में जंक फाइल्स इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे ब्रेन में भी हो जाते हैं। दिन भर हम बहुत कुछ उल्टा सीधा करते सोचते हैं, तो उस जंक फाइल को कीप ऑन डिलीटिंग, टेक गुड स्लीप सो दैट यू कैन रिमेंबर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड। तो टॉपर बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक पर्टिकुलर बुक फॉलो कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, चीज़ों को कीप रिवाइजिंग, ताकि आप हर वक्त प्रिपेयर्ड मोड में ही रहें। When a child comes to you to get counseled in an adverse situation, क्या पहली चीज़ है जो आप नोटिस करते हो उस बच्चे में? बच्चा एडवर्स सिचुएशन में आ गया है, ये बच्चे से हेलो करते ही पता लग जाता है। द रीज़न बीइंग कि बच्चे का मेंटल स्टेटस, उसके बैठने का तरीका, उसके चेहरे पे बहुत सारे क्वेश्चंस, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें बताती हैं कि ही हैज़ बीन ड्रैग्ड टू माय प्लेस बाय हिज पेरेंट्स और वो खुद नहीं आया। बच्चा यूजुअली पेरेंट्स के साथ आता है, पेरेंट्स के ही सवालों के जवाब दिए जाते हैं, पेरेंट्स बच्चे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बच्चा साइलेंटली स्पेक्टेटर बन के देखता रहता है, सुनता रहता है, ऑडियंस बना होता है, म्यूट ऑडियंस, और कुछ नहीं पूछता और ही सकम्स टू एवरीथिंग। घर वाले जो भी बोलते हैं वो उसे यस कर देता है, उन गलतियों को भी यस करता है जो उसने नहीं की। तो जब बच्चा इससे पता चलता है कि पेरेंट बच्चे पर सिर्फ ब्लेम गेम खेलने आए हैं। जब बच्चा खुद चाहता है अपनी खुद की काउंसलिंग, तो वो अकेला आता है।
और जब वो अकेला आता है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी परेशानियों के साथ काफ़ी डिप्रेस्ड वे में हमारे पास बैठता है, और फिर वो बातें भी डिस्कस कर लेता है जो प्रॉब्लम्स उसे अपने घर वालों के वजह से, सोसाइटी के वजह से फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन डिस्कस करने के लिए कोई भी नहीं है। पीयर ग्रुप उसी की तरह होता है, वो उसी की तरह विक्टिम्स होते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ डिस्कस करने का क्या फ़ायदा जहाँ से आपको कोई जवाब नहीं मिलना। ये तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम का आपने सिर्फ एक मेला लगा दिया और सब लोग सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम सिर्फ एक पर्सन तक पहुंचे और वो उसे सुने। बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। द चाइल्ड शुड नॉट फील कि उसके दो पेरेंट्स, दो लोग उसके खिलाफ चल रहे थे, फिर रिश्तेदारों का झुंड उनके खिलाफ हुआ और अब हम भी उनके खिलाफ हैं। तो दे शुड फील फ्रेंडली, दे शुड फील कंफर्टेबल। जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, प्रॉब्लम हमें करेक्टली पता नहीं लगेगी, तब तक हम करेक्ट इलाज नहीं करेंगे। तो डॉक्टर से, लॉयर से और टीचर से कभी भी आपने कुछ छुपा लिया तो सबसे पहला नुकसान आपका होगा। When a child comes to you to get recommendations for teachers of other subjects, so what do you see in a teacher first? His vibe, charm, or his aura, expertise, and experience? समर्थ, वेरी गुड क्वेश्चन। आई हैव फेस दिस एवरी नाउ एंड देन। जब बच्चे मेरे पास आते हैं किसी टीचर के लिए कि हमें कोई रेफ़र कीजिए, रेकमेंड कीजिए कि हमने वहाँ पढ़ने जाना है, तो बिल्कुल रेड पेन से अंडरलाइंड है मेरे दिमाग में कि मैंने सबसे पहले क्या देखना है उस टीचर में। वाइब, ड्रेस सेंस, ऑरा, expertise doesn't matter until and unless the teacher is able to maintain a connection between the child and the teacher himself when he is teaching. मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले टीचर्स, लेक्चरर्स भी वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते, बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पाते जो एक नॉर्मल 60-70% वाला टीचर कर जाता है। तो टैलेंट यहाँ पर आपकी डिग्री में नहीं है कि आपके दीवारों पे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लगी हुई हैं, वो आपके काम में ही दिख जाएंगी जब बच्चा ये कहेगा कि मुझे सब समझ आ गया, या इन्होंने ऐसे ट्रिक्स बता दिए हैं कि मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बच्चे के मन तक पहुँचना है और उसकी डिग्री मार्केट में कहीं नहीं है। आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड चल चुका है एंड यू ऑल्सो टीच ऑनलाइन, सो व्हाट डू यू प्रेफर इज बेटर, गेटिंग टॉट ऑनलाइन और ऑफलाइन? समर्थ, हर एक एडवांटेज के पीछे कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा ड्रॉबैक ज़रूर आता है। इन द गार्ब, कह लो कि भेस में। तो जब कोई जैसे फ़ोन आए और फ़ोन्स अपने साथ बहुत बहुत कुछ छुपा कर ले आए थे, जिनके नुकसान हमें तब पता चले जब वो नुकसान हो चुके थे। ऑनलाइन टीचिंग एक बून था, एक वरदान साबित हुआ था कोविड में। और उससे पहले ऑनलाइन उन लोगों को पढ़ाया जाता था जो ABC रीजंस के वजह से वन टू वन इंस्टीट्यूट्स में पहुंच नहीं पा रहे थे, या उनके डिस्टेंसेस इस तरह के थे कि लोग बहुत दूर हैं और एक अच्छा टीचर बहुत दूर बैठा है। तो ये हमारे टाइम की प्रॉब्लम्स थी। अब किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा किसी भी टीचर से, बेशक वो कंट्री के बाहर भी है, उसे पढ़ सकता है। ये तो था उसका एडवांटेज। कोविड में इस एडवांटेज को बहुत हाइप मिला, बहुत पुश मिला, जिससे कि हर एक टीचर जिसको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन कैसे लगाना है, उसने भी जूम और गूगल मीट को डाउनलोड करके सीखा कि दिस इज़ हाउ आई शुड टीच। इसमें एक ड्रॉबैक ये देखा गया कि ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चे जो नॉन सीरियस थे, उनका सीरियसनेस लेवल नहीं आया, तो उन्हें एक सर पर खड़ा टीचर चाहिए। तो वही बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन मजबूरी में पढ़ा, उन्होंने हमारे पास आके ये बोला कि मैम आप ऑनलाइन पढ़ाते हो बट हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, क्योंकि वी वांट समबडी स्टैंडिंग क्लोज टू अस जो इंस्टेंटली आंसर दे और हमें ये लगे कि टीचर हमारे पास है। कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब आप में डिसेंसी नहीं है उतनी कि भाई, क्योंकि क्लास टीचर अगर स्क्रीन पर भी है तो वो टीचर ही है और वो आपको देख रहा है, लेकिन उसमें वो थोड़े से चीटिंग कर जाते हैं, जैसे कि कई बारी नेट ठीक नहीं है या बच्चा वीडियो ऑफ करके कुछ और करने लग गया है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम टीचर्स वो नहीं कर पाए, बीच में कोई गाने लगा रहा है तो लोग इस चीज़ को बड़ा मजाक में ले गए। तो ऑनलाइन वही बच्चा पढ़े जो सीरियसली पढ़ने, हु इज़ इनटू प्रॉपर स्टडिंग। लेकिन जो पर्सन ये सोचता है कि मुझे ऑनलाइन बिठा दिया गया, मुझे समझ तो आ नहीं रहा है या ऐसा कुछ है, तो मुझे लगता है कि उसे ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। तो ये दो सेक्शंस हो जाता है, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे। हाँ जी। आजकल एवरी सेकेंड पर्सन इज हैविंग अ GF और अ BF, एंड इंस्टीट्यूट में
I think you get lot of disruptions due to this process. So how do you manage this? सोशल मीडिया इज़ टू बी ब्लेम्ड, टेक्नोलॉजी इज़ टू बी ब्लेम्ड। बच्चे अपने आप को अब बच्चा समझते ही नहीं हैं और इन चक्करों में पड़ जाते हैं। हैविंग अ GF और अ BF इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट एट एन अर्ली एज यू डोंट इवन नो दैट वॉट यू आर प्लेइंग विद। क्लास में देखा गया है बहुत बार कि GF BF ट्रेंड, शोना बाबू ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका है। छोटे छोटे बच्चों के भी शोना बाबू हैं। बट द थिंग इज़ कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसकी नीड फील हो रही है? या तो ये एक ट्रेंड बन चुका है कि अरे भाई तुम्हारी बंदी नहीं है, तुम्हारा बंदा नहीं है। तो इस चीज़ को फैशन में रखने के लिए हर पर्सन कहता है कि येस आई हैव अ पार्टनर, जबकि ये पार्टनर रखने की एज भी नहीं है छोटे छोटे बच्चों में। डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है, क्योंकि वंस यू आर इनटू दिस थिंग तो यू वांट अटेंशन, यू वांट कॉल्स, यू वांट गिफ्ट्स, यू वांट टू बी नोटिस्ड। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके गोल की तरफ, आपकी सोच की तरफ, क्योंकि ये आपको ड्रेन करती हैं। इट ड्रेन्स योर एनर्जी। जितने टाइम आपको पढ़ना था या अपने ऊपर लगाना था या जिम जाना था या सोना था या म्यूज़िक सुनना था, उसका काफ़ी सारा टाइम आपके पार्टनर को खुश करने के चक्कर में ड्रेन हो जाता है। तो इसीलिए हम क्लास में, मैं ये चीज़ ज़रूर कह देती हूँ, जानने के बावजूद कि मेरे क्लास में कपल्स बैठे हुए हैं, मैं ये चीज़ ज़रूर कह देती हूँ कि जब तक शोना बाबू थाना था रहा है, नहीं थाना था रहा है, व्हाट्सएप करो, गुड नाइट करो, स्वीट ड्रीम करो, लव यू करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन एक दूसरे को हाथ मत लगाइए, क्योंकि आप एक दूसरे की बर्बादी का रीज़न बन जाओगे। और DNA टेस्ट अब बहुत कॉमन है, तो जिधर आप फंस गए तो सज़ा के हकदार आप भी हो जाओगे और आपके पेरेंट्स भी। Teachers are really uncomfortable when it comes to teaching reproduction. या तो टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं और दे जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो एंड लेट इट टू यू टू गेट taught by your own self. So when it comes to you, I've seen you, you're very frank in teaching reproduction. आई न्यू आई गेट दिस क्वेश्चन। मुझे पता था, क्योंकि हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ही कह लो पूछा जाता है, या तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अपनी ही बॉडी के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, पढ़ाना ज़रूरी होता है। हमारे सेक्स ऑर्गन्स आँख, कान, नाक, दिमाग की तरह ही हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने का जो ऑडेसिटी है वो यहाँ पर सभी टीचर्स का नहीं होता, स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी यूजुअली वो स्किप कर जाते हैं। दो रीज़न। पहला, पढ़ाने वाली टीचर अगर फीमेल है तो वो ये सोचती है कि उसका मजाक उड़ेगा, या वो एक शर्म महसूस करती है इस चीज़ को डिस्कस करने में, क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे या तो बच्चे हंसने लग जाते हैं या उसी टीचर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दूसरा, अगर टीचर मेल है तो उसे इस तरह से लिया जाता है कि ये मेल टीचर जानबूझकर इस तरह की लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, ये टॉपिक पढ़ा रहा है, क्लास में बैठी हुई लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो इसमें से फीमेल मेल दोनों ही इस चीज़ में डायलेमा में आ जाते हैं कि अब पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। तो मेल टीचर्स इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते और फीमेल टीचर्स शर्मो शर्मी पढ़ाते नहीं। एंड में नुकसान किसका होता है? स्टूडेंट का। अगर मैं 1997 की बात करूं, जब मुझे खुद टीचर्स की ज़रूरत थी, ये मुझे पढ़ाना था जब उन्होंने, तो मैंने ये देखा कि वो लोग भी 4 पेजेस आगे चले गए। फिर मेडिकल लिया, तब भी यही चीज़ हुई। इतने मेच्योर टीचर्स हैं हमसे डबल डबल एज के, उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं टीचर बनी तो जो दिक्कत मुझे आ रही है आज इस टॉपिक को पढ़ने में, मेरे स्टूडेंट को नहीं आएगी, इफ़ आई वुड हैव बीन अ टीचर। और जब मैं टीचर बनी तो कसम खा ली कि जिस तरह आई पढ़ाना है, ईयर पढ़ाना है, ब्रेन पढ़ाना है, वैसे ही टेस्टिस पढ़ाऊंगी, ओवरी पढ़ाऊंगी, प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगी। और इन टॉपिक्स को बच्चे इसीलिए भी ध्यान से सुनते हैं क्योंकि ये टॉपिक कोई डिस्कस नहीं करता, घर में पेरेंट्स डिस्कस नहीं करते, उनको बॉडीली कोई प्रॉब्लम हो तो घर वालों से डिस्कशन नहीं कर पाते, डर के मारे, शर्म के मारे। तो ये शाइनेस से बाहर आना सबसे पहले मेरा काम था कि मैं इसको फ्रैंकली पढ़ाऊँ ताकि बच्चे उस चीज़ को सुने। यहाँ पर मेरा बड़ा मन है कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ कि मेरी एक स्टूडेंट इसी तरह क्लास में लेक्चर सुन रही थी और मैं बता रही थी कि किस तरह से मेंस्ट्रुएशन अगर 3 से 4 डेज़ की जगह 9 to 10 डेज़ पे चला जाए तो दिस इज़ अ सीरियस थिंग। उस लड़की ने इस चीज़ को सुना और वो, आप बिलीव करोगे, नेक्स्ट डे से आना ही बंद हो गई और 1 महीना वो आई नहीं। मैं काफ़ी टेंशन लगी कि क्या बात हो गई। घर पे फ़ोन किया, कोई उठाता नहीं था, बड़ी दिक्कत आई। 1 महीने बाद उसके मम्मा आते हैं मेरे पास और मिठाई का डब्बा लेकर आए
तो मुझे लगा कि क्या मतलब, समझ नहीं आया, बड़ी कंफ्यूज हो गई मैं। और उन्होंने बोला कि मैम, आपके क्लास में इसने ये लेक्चर सुना था जहाँ पर आपने ये चीज़ बोला कि 9 to 10 डेज़ की मेंस्ट्रुएशन थोड़ा डेंजरस होती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, चेक कराना चाहिए। कहते उसी दिन उसने आके घर पर मुझे बोला कि मुझे 9 to 10 डेज़ की मेंस्ट्रुएशन हो रही है, और हरप्रीत मैम ने क्लास में ऐसे बोला। साथ के साथ ही वो चेक कराने चले गए, एडमिट हो गई फोर्टिस में। और एडमिट होने के बाद कम से कम 17 to 18 डेज़ उसका इलाज चला, जिससे पता चला कि यूट्रस में ज़बरदस्त इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने बोला मैक्सिमम 3 डेज़ और था। ठीक 3 दिन बाद इन्फेक्शन इतनी फैल जानी थी कि बॉडी में कैंसर फैल जाता, और लड़की 11 से 12 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती। क्योंकि वो वहाँ पर क्लास से सुनकर वो लास्ट के 3 डेज़ ही नेचुरली वो पहुँच गई वहाँ पे, तो वो इलाज करवा के ठीक होकर मेरे पास आई। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे वर्ड्स कितना मैटर करते हैं, किसी की जान बचाने तक चले गए। क्योंकि अगर ये चीज़ उसने कहीं से नहीं सुनी होती, तो उसने सिर्फ इस चीज़ को हिडन ही रखा था, ना तो पेरेंट्स को बताया ना मुझे। लेकिन बच्चे के अंदर अपने आप इनकरेजमेंट आती है कि अगर मैम ऐसी चीज़ बता रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उतनी लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जितने बॉयज़ क्लास के बाद खड़े रहते थे अपने प्रॉब्लम्स बताने। चाहे वो नाइटफॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो पिनाइल इरेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्मेग्मा से रिलेटेड हो, इचिंग से रिलेटेड हो। मुझे बोलते थे कि मैम ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, बताइए हम क्या करें। क्योंकि वो फिर कोइंसाइड कर जाते हैं, वो ये फील करते हैं कि ये पर्सन हमें जब सिखा रहा है तो ये हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। तो मैं ये सभी टीचर्स को कहूँगी कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो ये भी हमारा काम ही है, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर शर्म करेगा तो आपका इलाज कैसे होगा। अगर एक मेल गायनिकोलॉजिस्ट भी होते हैं, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे मेल के आगे कपड़े नहीं उतारने, तो आपका इलाज कैसे होगा। तो ये बहुत ज़रूरी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर से कुछ मत छुपाओ, नुकसान आप ही का होगा। तो आई नेवर फील एम्बेरस्ड wherever whoever is standing in front of me, no matter how much number of people are standing in front of me। अगर नॉलेज देना है तो वो शरीर के किसी भी हिस्से की हो सकती है। यूटेरस की इन्फेक्शन से कैंसर कैसे होता है? यूट्रस के अंदर की तरफ से लाइनिंग बाहर की तरफ हम आए तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है। मतलब यूट्रस जो है वो 3 लेयर्स में है। सबसे अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, वहीं से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और वही टिश्यू निकलकर मेंस्ट्रुएशन के ब्लड की तरह बाहर आ जाता है। अब अगर ये किसी जगह से नहीं टूट पाता या किसी जगह पे रह जाता है, तो वहाँ के सेल्स एक ही जगह पे प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं। प्रोलिफरेट करते हुए छोटे छोटे ट्यूमर या सिस्ट बनने का खतरा बना रहता है। अब मेंस्ट्रुएशन तो हो रही है, लेकिन किसी किसी जगह पर कुछ सेल्स के गांठें बन के रह गई हैं। अगर ये वॉल के अंदर एम्बेड हो जाएं, तो ये हमारे ब्लड के अंदर मेटास्टेसिस नाम की मुसीबत ले आते हैं। मतलब कैंसरस सेल्स ब्लड में पहुंच गए हैं, और ब्लड एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गन है, तो ब्लड में है तो वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। जब तक यूट्रस के अंदर की रसौली या ट्यूमर एक ही जगह पे है, तो ऐसे केस में या तो यूट्रस निकाल दिया जाता है या रसौली। लेकिन डॉक्टर्स के दिमाग में ये खतरा बना रहता है कि अगर हमने रसौली निकाली तो ये ट्यूमर या ट्यूमोरल सेल्स दोबारा प्रोलिफरेट कर सकते हैं। तो अगर इस औरत के ऑलरेडी बच्चे हैं, तो डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि हम पूरा यूट्रस ही रिमूव कर दें, ताकि आने वाला खतरा टला रहे। तो अगर ये सेल्स ब्लड में पहुंचते हैं, तो मेटास्टेसिस नाम के प्रोसेस से ये प्रोलिफरेट करके कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। आजकल कई टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, जैसे कि ऑल इन वन इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर कि एक स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे डिलीवर कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ फॉर इंजीनियरिंग, सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विल बी डिलीवर्ड एट अ सिंगल इंस्टीट्यूट, या फिर इंडिविजुअल टीचर्स। व्हाट इज़ बेटर ऑप्शन? बहुत अच्छा कंसेप्ट था ऑल द 3 टीचर्स अंडर वन रूफ लाने का। टाइम सेविंग था बच्चे के लिए, पेरेंट्स हैप्पी थे, एक ही जगह बच्चे को ड्रॉप किया, वहाँ से पिक किया, एक ही जगह पे ड्यूज़ जमा करा दी, वहीं से सारा कुछ मिल जाएगा, लाइक अ स्कूल। और ये अच्छा चला। देखते ही देखते ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा फैला कि ऑल टीचर्स अंडर वन रूफ का सिस्टम, जहाँ पर बच्चे को कभी कभी 2 टीचर्स का समझ में आ रहा है और तीसरे के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, या किसी एक का ही समझ में आ रहा है। ऐसे केस में इंस्टीट्यूट्स ने थोपना स्टार्ट कर दिया, नहीं जी आपको तो तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे केस में बच्चे को ये डायलेमा में वो फंसा कि या तो पेमेंट पूरी दे दीजिए और आप एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, अगर आपको ये फलाना टीचर ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी 2 की पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप मत पढ़ो। और अभी यही चल रहा है, कई, मैं इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं लूँगी, जहाँ के बच्चे हमारे पास आते हैं वहाँ पे पेमेंट्स हुई पड़ी हैं, लेकिन बच्चा हमारे पास डबलिंग कर रहा है और उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ रहा है।
मनी इज़ नॉट अ बिग मैटर फॉर देम। तो कंसेप्ट खराब कैसे होता है? जब बच्चे को ये फ्रीडम नहीं मिलती कि मुझे इस टीचर से नहीं समझ आ रहा, या मुझे और छोटे लेवल पे आना है क्योंकि क्लास में हर किस्म का बच्चा बैठा है और टीचर हाई लेवल पर पढ़ा रहा है, तो कई बार बच्चे नहीं कोप अप करते। तो इंडिविजुअल का एडवांटेज ये होता है कि बच्चा कभी भी इन बिटवीन भी छोड़ सकता है और डिसाइड कर सकता है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। तो वो फंसा हुआ फील नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 साल की पेमेंट वन टाइम पर नहीं लेते हम, डेमोज दिए जाते हैं। बच्चा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है तो वो रिफंड भी करा सकता है। लेकिन ये अंडर वन रूफ वाला कंसेप्ट तब तक ही सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से, अगर बच्चे को ये डिस्क्रिशन दिया जाए कि भाई तुम्हें जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ लो, तुम उसी के लिए पे करो। तो मतलब कि अगर आपने पूरी थाली में से सिर्फ एक नान खाना है तो आपको सारी सब्जियों के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? ये तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप सिर्फ नान ही ऑर्डर कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर तीनों अंडर वन रूफ हैं, वेरी नाइस। तो ये ज़रूर एक रखिए फैसिलिटी कि बच्चा ऑप्ट कर ले कि उसे किससे पढ़ना है। The people who are watching this podcast are usually NEET aspirants. So, if you could please give some advice for them how they can become topper or how they can excel and become wonderful doctors. I would like to suggest that if you are a NEET aspirant, you have to work very hard for the plus one section, because the plus one is very elaborate and massive as compared to the plus two stuff. Work hard on the foundation and then go in for the competition. NCRT is very, very compulsory for all the 3 subjects, physics, chemistry, and bio. If there is even a little bit of flaw that you are carrying regarding the NCRT, so you will face a lot of problems to opt the questions of NEET. Opt for more and more practice papers, more and more books which are giving more and more, you can say, a variety of questions the way they are molded into, and write whatever you are learning. May it be the formula, may it be isomerism in chemistry, or may it be the terms of biology. So I feel the more you write, the better you remember. तो लिख कर लर्न कीजिए और एक तरीके की कंसिस्टेंसी बना के रखिए। एक ही बुक फॉलो कीजिए और उसमें एक्सेल कीजिए, तो बहुत आसानी से आप नीट का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्लीप वेल, ईट वेल। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग, यू हैव ज़ीरो मेमोरी, एंड इफ़ यू आर नॉट ईटिंग, यू हैव नो स्लीप। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। एक्सरसाइज कीजिए, म्यूज़िक सुनिए और ब्रेक लेते रहिए। Thank you so much for being here with us. थैंक यू समर्थ।